वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROE बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इसको हम कवर करेंगे क्योंकि आपको देखिए 2 जुलाई को आपका EPFO APFC वाला एग्जाम होने वाला है। तो आपके जो EPFO का सिलेबस है उसमें ये टॉपिक दिया हुआ है, तो इसको कवर करेंगे। जो कि ये इसके अलावा भी आपका अगर स्टेट PCS का आप एग्ज़ाम देते हैं, आप मेंस देते हैं, तो इन सब में ये टॉपिक रहता है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मीन्स नंबर ऑफ़ पीपल लिविंग इन एन एरिया। ठीक है, तो इसका मतलब किसी एरिया में जो नंबर ऑफ़ पीपल रहते हैं इसी को पॉपुलेशन कहा जाता है इजी लैंग्वेज में। एंड इंडिया इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री आफ्टर चाइना इन द वर्ल्ड विद इट्स पॉपुलेशन ऑफ 1210 मिलियन 2011 के सेंसस के हिसाब से। ठीक है, इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ लार्जर देन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया पुट टुगेदर। जो इंडिया की पॉपुलेशन है, अगर आप नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तीनों को मिला दें तो इनसे भी ज़्यादा है। और अभी ये डेटा अभी हमारा सेंसस ऑफिशियली 2021 वाला नहीं आया है, उसमें क्या रहेगा, उसमें देखिए अपडेट हो जाएगा। इंडिया की प्रेजेंट डे में जो पॉपुलेशन है वो चाइना से ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो इंडिया हैज़ द हाईली अनइवन पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। उत्तर प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन फॉलोड बाय महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल। स्टेट वाइज बात करें तो पॉपुलेशन में उत्तर प्रदेश है टॉप पर, उसके बाद है महाराष्ट्र, देन है बिहार, उसके बाद है वेस्ट बंगाल। ठीक है, and the share of population is very small in state like Jammu and Kashmir, Arunachal Pradesh, Uttarakhand, in spite of these state having fairly large graphical area। ठीक है, तो अनइवन किस लिए है कि आप देखिए उत्तर प्रदेश में देखेंगे पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, डेंसिटी की बात करें तो जो आपका दिल्ली है उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। और लेकिन वहीं जो कुछ स्टेट हैं जैसे आपका जम्मू कश्मीर हुआ, इसमें इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 1.04% है। इसीलिए इंडिया में बहुत ही अनइवन पैटर्न है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन एंड फिजिकल, सोशियो इकोनॉमिक, हिस्टोरिकल फैक्टर्स। ठीक है, जो आपका पॉपुलेशन है और उस किसी एरिया का सोशियो इकोनॉमिक जो फैक्टर है, हिस्टोरिकल फैक्टर है, उसका जियोग्राफिकल फैक्टर है, इन दोनों में काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप होता है। जैसे आप समझ सकते हैं कि कोई प्लेन एरिया है, यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी, वहीं कोई हिली एरिया हो वहाँ पे पॉपुलेशन कम रहेगी। तो जियोग्राफी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, हिस्टोरिकल फैक्टर ज़्यादा मैटर करते हैं। इसके बारे में फिर आगे और देखिए। द नदर्न प्लेन्स, डेल्टाज, कोस्टल प्लेन हैव द हायर प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन दैन द इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट ऑफ सदर्न एंड सेंट्रल इंडियन स्टेट, हिमालय, सम ऑफ द नदर्न स्टेट, नॉर्थ स्टेट एंड द वेस्टर्न स्टेट। ठीक है, reason for moderate to high population in areas which were previously very thinly populated, development of irrigation, Rajasthan, availability of mineral and energy resources, Jharkhand, development of transport network, peninsular states। ठीक है, फिर है देखते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया। ठीक है, इसको बोलते हैं डेंसिटी। ठीक है, पर यूनिट एरिया में कितनी नंबर ऑफ पॉपुलेशन रहती है उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, इट इज़ द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम। द रेट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। ठीक है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरिया में 2 पॉइंट ऑफ टाइम हो, 10 साल का गैप हो, 20 साल का गैप हो, जो भी डिकेड ले लीजिए, सेंचुरी ले लीजिए, उन दोनों के बीच में जो चेंज आया होगा नंबर का उसको ग्रोथ बोलते हैं। इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। पॉपुलेशन जो ग्रोथ है उसके 2 कंपोनेंट होते हैं। पहला तो होता है नेचुरल ग्रोथ, दूसरा होता है इंड्यूस्ड ग्रोथ। नेचुरल ग्रोथ के बारे में देखिए, इट इज़ एनालाइज्ड बाय असेसिंग द क्रूड बर्थ एंड डेथ रेट्स। ठीक है, इसको कैसे असेस करते हैं, क्रूड बर्थ और डेथ रेट से। और इंड्यूस्ड ग्रोथ क्या होता है, दे आर एक्सप्लेन बाय द वॉल्यूम ऑफ इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द पीपल इन एनी गिवन एरिया। ठीक है, जो आपका इमिग्रेशन वगैरह होता है उसके हिसाब से किसी पर्टिकुलर एरिया में इसको एक्सप्लेन करते हैं। द डिकेडल एंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया आर बोथ आर वेरी हाई। ठीक है, स्टीडली इंक्रीजिंग ओवर टाइम। जो भी आपका डिकेडल हुआ, एनुअल हुआ, जो भी इंडिया की ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, एंड द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ 1.64%। 2011 का डेटा ही यूज़ कर रहे हैं क्योंकि लास्ट सेंसस हमारा 2011 है। ठीक है,
फिर है द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इंडिया इन ओवर लास्ट 1 century हैज़ बीन कॉज्ड बाई एनुअल बर्थ रेट एंड डेथ रेट एंड द रेट ऑफ माइग्रेशन एंड देयर बाई सोच डिफरेंट ट्रेंड्स। ठीक है, अब देख लेते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ की जो थ्योरी हैं। ठीक है, पहली तो है माल्थूसियन थ्योरी। ठीक है, थॉमस रॉबर्ट माल्थस, जिनका ये देखिए 1766 से 1834 वाज अ सिग्निफिकेंट पायनियर ऑफ पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स रिसर्च। ही ब्रॉडेंड द कनेक्शन बिटवीन डेमोग्राफी एंड सोशल डेवलपमेंट। इन्होंने पॉपुलेशन को वहाँ की डेमोग्राफी और सोशल डेवलपमेंट से कनेक्ट किया। फिर अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी पॉपुलेशन मस्ट बी लिमिटेड टू द मीन्स ऑफ दिस सपोर्ट। इफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज अनचेक्ड इट विल इंक्रीज इन अ जियोमेट्रिकल प्रोपोर्शन। Substance increases only in a arithmetic ratio. Population expansion was the source of poverty. ठीक है, poverty से इसको कनेक्ट किया था। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हमने देख लिया माल्थूसियन क्या था। फिर है जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ, तो ये है पॉल इनरिच, इससे रिलेटेड है। Paul Inrich, the neo-Malthusian research. Inrich believes claim that the human population is fast approaching total environmental collapse. ठीक है, collapsed. He pushed for a zero population growth aim in which the number of people entering a population via birth or immigration equals to the number of people leaving it through via death or immigration. ठीक है, इन्होंने जोर दिया था जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ पे। ठीक है, इन्होंने उसको इन्वायरमेंटल कोलैप्स से रिलेट किया था। इन्होंने बोला था कि बैलेंस के लिए जो ये नंबर ऑफ पीपल है, मतलब पॉपुलेशन जिन चीज़ों से बढ़ती है वाया बर्थ या फिर वाया इमिग्रेशन, ये इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ पीपल लिविंग थ्रू डेथ या फिर इमिग्रेशन। ठीक है, ये बैलेंस होना चाहिए। ये था जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ पॉल इनरिच का। फिर आगे बढ़ते हैं, मार्क्सियन थ्योरी आती है। ठीक है, कार्ल मार्क्स की। He didn't provide a separate population theory, but his surplus population theory was derived from his communist theory. Karl Marx went much further, stating that starvation was caused by the unequal economic distribution and capitalist accumulation. It has nothing to do with general public. ठीक है, ये कार्ल मार्क्स की थ्योरी थी। फिर आगे बढ़ते हैं, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, वॉरेन एस थॉम्सन। तो इसमें देखते हैं डिटेल में। द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन शुड बी सीन एज अ जेनेरिक डिस्क्रिप्शन ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस रादर देन अ रूल ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज। ठीक है, जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है इसको रूल ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज के बजाय एक जेनेरिक डिस्क्रिप्शन ऑफ इवोल्यूशन प्रोसेस के तौर पे देखना चाहिए। इन्होंने बताया इट इज़ वाइडली रिकॉग्नाइज्ड as an effective method of describing the country's demographic theory. The demographic transition theory is defined by conspicuous stages of change, and transition from high to low birth death rates may be divided into 3 stages. ठीक है, पहला तो है प्री ट्रांजिशन, जिसमें हाई एंड अनप्रिडिक्टेबल बर्थ एंड डेथ रेट्स विद लिटिल पॉपुलेशन ग्रोथ। पहला स्टेज क्या है, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ विद हाई बर्थ रेट्स एंड डिक्रीज डेथ रेट। दूसरा स्टेज 2 में आता है स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ एज अ रिजल्ट ऑफ लो बर्थ एंड डेथ रेट्स। एंड थर्ड स्टेज इज बर्थ एंड डेथ रेट्स बोथ डिक्लाइन ड्रामेटिकली एंड कल्मिनेटिंग अ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ 0। ठीक है, ये बताया गया है स्टेज 1, 2 और 3 के थॉम्सन की थ्योरी में। पहले में था रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, क्यों, हाई बर्थ रेट और डिक्रीजिंग डेथ रेट की वजह से। फिर स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होगी, जिसमें आपका लो बर्थ हो, डेथ रेट जो है वो लो बर्थ और डेथ रेट की वजह से। और तीसरा क्या है कि जब आपका बर्थ और डेथ रेट दोनों वो डिक्लाइन हो, दोनों गिरे, ये तीसरा स्टेज है। फिर आता है ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी। ऑप्टिमम में क्या है, द ऑप्टिमम पॉपुलेशन साइज इज द पॉपुलेशन साइज दैट जनरेट द मोस्ट इनकम पर हेड। ठीक है, ये कर दिया इकोनॉमिक से रिलेटेड। फिर है देयर इज ए पॉपुलेशन साइज दैट कोरिलेट्स टू द हायर पर कैपिटा इनकम गिवन अ कंट्रीज नेचुरल रिसोर्स पूल, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल स्टॉक। ठीक है, एंड द ऑप्टिमम पॉइंट हैज़ द मैक्सिमम पर कैपिटा इनकम, बियॉन्ड दैट द एवरेज लेबर आउटपुट बिगिंस टू ड्रॉप। द आइडियल पॉपुलेशन इज not a fixed point, it varies when any of component changes. फिर optimum population is liable to the change in reaction to the changes in the means of production, both quantitative and qualitative. फिर it cannot permanently determine a country's ideal population since its productive elements and process vary throughout the time. ठीक है,
फिर था आपका कार्नुकोपियन थ्योरी। इसमें इट ब्रिंग्स अप द क्वेश्चन ऑफ फूड सप्लाई एज एन एग्जाम्पल। इफ वी नीड मोर फूड, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स द एजम्पशन गोज विल फाउंड आउट हाउ टू ग्रो मोर जस्ट एज दे हैव फॉर एजेस। फिर है इंडिया वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट स्टेट लेवल फैमिली प्लानिंग इन ऑर्डर टू मैनेज पॉपुलेशन ग्रोथ। एंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड पॉपुलेशन एक्सपेंशन। इसके मेरिट्स देखिए। मेरिट में है डेमोग्राफिक डिवाइडेड, कंजम्पशन ड्राइवन इकोनॉमी, इमिग्रेशन टू अदर नेशंस, इसके मेरिट्स हैं। और डीमेरिट्स की अगर बात करें तो इंक्रीज इन क्राइम रेट्स, मेजोरिटी माइनॉरिटी गैप, अनएम्प्लॉयमेंट, रिसोर्स डिप्लीशन, अनइवन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, पॉवर्टी, इन्वायरमेंट डिटेरियोरेशन, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, इंक्रीज इन इन्फेक्शियस डिजीज एंड डेमोग्राफिक डिजास्टर, ये इसकी डीमेरिट्स हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ एज इकोनॉमिक फैक्टर इन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो द इंक्रीज इन लेबर सप्लाई एज अ रिजल्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ विच क्रिएट्स अ लार्जर मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। एज अ रिजल्ट मोर लेबर प्रोड्यूस मोर आउटपुट विच अ लार्जर मार्केट एब्जॉर्ब्स output, income and employment continue to rise as a result of its process, economic growth improves। ठीक है, अब चलिए देखते हैं 4 डिस्टिंक्ट फेजेज ऑफ ग्रोथ इन इंडिया। तो पहला फेज देखते हैं। द पीरियड फ्रॉम 1901 to 1921 इज referred to as a period of stagnant and stationary phase of growth of India's population। ठीक है, since in this period growth rate was very low, even recording to a negative growth rate during the 1911 to 1921। Both the birth rate and their death rate were very high, keeping the rate in increase low। ठीक है, तो पहला जो फेज था इसमें रीज़न क्या था इसका? पुअर हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज, इलिटरेसी ऑफ पीपल एट लार्ज, इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ फूड एंड अदर बेसिक नेसेसिटीज़। तो पहले स्टेज में जो पहला फेज़ था 1901 से लेकर 1921 में, इसमें ग्रोथ रेट थी बहुत ही लो। इसमें क्या था? क्योंकि इसमें बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत ही ज़्यादा थी, क्योंकि लोगों के पास पुअर हेल्थ, मेडिकल सर्विसेज, इलिटरेसी थी। ठीक है, इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था फूड का। ठीक है, बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं थी। इन सब की वजह से ये याद रखिएगा, पहले में पॉपुलेशन ग्रोथ जो थी नेगेटिव थी। फेज़ 2 की बात करें, फेज 2 में द डिकेड्स 1921 to 1951 एज रिफर टू एज अ पीरियड ऑफ स्टीडी पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, द एन ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ एंड सैनिटेशन ब्रॉट डाउन द मोर्टेलिटी रेट। जिसके क्या हुआ था? हेल्थ और सैनिटेशन में इम्प्रूवमेंट हुआ था, इसकी वजह से जो मोर्टेलिटी रेट था वो कम हुआ। ठीक है, एंड बेटर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी इम्प्रूव हुआ, क्योंकि आपका ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव हुआ था। क्रूड बर्थ रेट remained high, leading to higher growth rate than the previous phase, and the performance was impressive at the backdrop of great economic depression 1920s and World War II। ठीक है, तो फेज 2 जो था वो बेटर था। ठीक है, मोर्टेलिटी रेट यहाँ पे कम हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो इम्प्रूव हुआ। ठीक है, फिर आते हैं फेज 3 पे। फेज़ 3 की अगर बात करें तो ये था आपका 1951 से लेकर के 1981 था। आर रिफर्ड एज द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ा इन इंडिया विच वॉज कॉज्ड बाई अ रैपिड फॉल इन मोर्टेलिटी रेट बट अ हायर फर्टिलिटी रेट ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, फिर है द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट वॉज एट एज हाई एज 2.2%। 2.2% जो है एनुअल ग्रोथ रेट हो गया। ठीक है, एवरेज ग्रोथ रेट। अभी क्या है, 2023 का टारगेट क्या बनाया गया है कि ये जो एनुअल ग्रोथ रेट है इसको हम लेके आएंगे 2% पे। ठीक है, फिर है ड्यूरिंग दिस पीरियड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ वेर इंट्रोड्यूस थ्रू ए सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग प्रोसेस एंड इकोनॉमी स्टार्टेड शोइंग अप ensuring improvement of living condition of people at large। Consequently there was a high natural increase and higher growth rate। ठीक है, फिर आगे बात करें तो इंटरनेशनल माइग्रेशन ब्रिंगिंग इन तिबेटियंस, बांग्लादेशीज, नेपालीज, पाकिस्तान कंट्रीब्यूटेड टू हाई ग्रोथ रेट। ठीक है, एक तो पहले आ गया आपका ये नेचुरल इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, क्योंकि ये मोर्टेलिटी रेट जो है कम हुआ, फर्टिलिटी रेट यहाँ पे बढ़ा। और दूसरा जो माइग्रेशन था आपका तिबेटियन एरिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से, पाकिस्तान से, इन्होंने भी हाई ग्रोथ रेट में कंट्रीब्यूशन किया। ये टाइम था आपका थर्ड फेज़ वाला 1951 से लेके 1981 से। यहाँ पे इतना ज़्यादा वो रेट ये बढ़ा, इसलिए इस टाइम को बोला जाता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है,
फिर फेज़ 4 की बात करें, जो आपका पोस्ट 1981 से टिल प्रेजेंट है, इसमें क्या है, द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन रिमेन हाई बट हैज़ स्टार्टेड स्लोइंग डाउन ग्रेजुअली। ठीक है, जो आपका एक्सप्लोजन वाला टाइम था 51 से लेके 81 वाला, इसमें तो बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ी। ठीक है, 2.2 हो गया आपका एनुअल ग्रोथ रेट, उसका हाई ग्रोथ रेट हो गया, माइग्रेशन भी हुआ। ठीक है, अब जो है कि पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा ही है, लेकिन ये जो है जो बढ़ रही है उसके बढ़ने की दर जो है थोड़ी अब कम हो गई है, पहले की तरह 51 से लेके 81 के टाइम की तरह नहीं बढ़ रही है। फिर द डाउनवर्ड ट्रेंड ऑफ क्रूड बर्थ रेट इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर सच अ पॉपुलेशन ग्रोथ विच वॉज अफेक्टेड बाई एन इंक्रीज इन मीन एज एट मैरिज, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, particularly education of females in the country, and the growth rate of population is however still high in the country. It has been projected by World Development Report that the population of India will touch 1350 मिलियन बाई 2025। 2023 में ही इंडिया की रैंकिंग फर्स्ट हो गई है पॉपुलेशन के मामले में। ये चीज़ें इम्प्रूव इसलिए हुई कि इसमें क्या है कि वीमेन को एजुकेशन दी जाने लगी, जो चाइल्ड मैरिज वाला टाइम था, चाइल्ड मैरिज जो होती थी उसमें भी कमी आई है, तो इस वजह से जो ये बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो थोड़े कम हो रहे हैं पहले के टाइम से, इसलिए जो ग्रोथ है वो ग्रेजुअली स्लो हुई है। ठीक है, ये चारों फेज़ हमने देख लिए। अब देखते हैं रीजनल वेरिएशन इन पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, रीजनल वेरिएशन देखते हैं। केरला रजिस्टर्ड द लोवेस्ट ग्रोथ रेट 9.4 इन इंडिया। केरला में जो ग्रोथ रेट है वो है लोवेस्ट। एंड द परसेंटेज डिकेडल ग्रोथ रेट इन 6 मोस्ट पॉपुलस स्टेट, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश हैव फॉलन ड्यूरिंग द 2001 to 11 कंपेयर टू 1991 to 2001। जो मोस्ट पॉपुलस स्टेट हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का एग्जांपल ले लीजिए, इसका जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है वो 2001 से लेके 2011 के कंपैरिजन में जो है वो थोड़ा कम हुआ है। ठीक है, 1991 से लेके 2001 में ज़्यादा था, अब उसके बाद में कम हुआ है। फिर है द फॉल बिंग लोवेस्ट फॉर द आंध्र प्रदेश, दैट इज़ 3.5% पॉइंट, एंड हाईएस्ट फॉर द मध्य प्रदेश, दैट इज़ 6.7% पॉइंट। ठीक है, फिर अब बात करते हैं एडोलसेंट पॉपुलेशन। द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ द ग्रोथ ऑफ इट्स एडोलसेंट्स। फिर एट प्रेजेंट द शेयर ऑफ इट्स इज अप टू एज ग्रुप ऑफ 10 to 19 ईयर इज़ अबाउट 20.9%। ये है आपका 2011 का डेटा। मेल जो हैं वो 52.7%, फीमेल 47.3%। ठीक है, अब टॉपिक पॉपुलेशन कंपोजिशन। ठीक है, तो सबसे पहले है रूरल अर्बन कंपोजिशन। तो 68.6% ऑफ इट्स टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन विलेज 2011 के डेटा से, कि इंडिया में 68.68% जो पॉपुलेशन है वो विलेज में निवास करती है, विलेज में रहती है, रूरल पॉपुलेशन है। स्टेट्स लाइक बिहार, सिक्किम हैव द हाई परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन। गोवा एंड महाराष्ट्र हैव ओनली लिटिल ओवर हाफ ऑफ द दियर पॉपुलेशन रिजाइडिंग इन विलेजेस। फिर है द प्रोपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, दैट इज 61.16% इन इंडिया इज़ क्वाइट लो, बट इट इज़ शोइंग अ मच फास्टर रेट ऑफ ग्रोथ ओवर द डिकेड्स। ठीक है, तो ये हमने देख लिया रूरल अर्बन कंपोजिशन, जिसमें 68.8% रूरल एंड 31.16% अर्बन है। फिर आता है लिंग्विस्टिक कंपोजिशन। लिंग्विस्टिक की बात करें तो स्पीकर ऑफ हिंदी हैव द हाईएस्ट परसेंटेज। फिर है स्मॉलेस्ट लैंग्वेज ग्रुप्स आर संस्कृत, बोडो एंड मणिपुरी स्पीकर्स। ठीक है, हिंदी बोलने वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं और सबसे कम में संस्कृत, बोडो, मणिपुरी। रिलीजियस कंपोजिशन की बात करें अगर इंडिया की, तो हिंदूज आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ मेजर ग्रुप इन मेनी स्टेट रेंजिंग फ्रॉम 70 to 90% एंड अबव, एक्सेप्ट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट अलॉन्ग इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, जम्मू एंड कश्मीर, हिल स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड स्केटर्ड एरियाज ऑफ डेक्कन प्लेटू एंड गंगा प्लेन। ठीक है, तो इंडिया में मेजर जो है हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है। फिर मुस्लिम्स इन द लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी आर कंसनट्रेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, सर्टेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड केरला, मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड इन एंड अराउंड दिल्ली एंड लक्षद्वीप। ये देखिए 2011 के डेटा के हिसाब से बात की जा रही है। फिर है दे फ्रॉम मेजॉरिटी इन कश्मीर वैली एंड लक्षद्वीप, मुस्लिम्स। फिर है क्रिश्चियंस की बात करें तो इट डिस्ट्रीब्यूटेड मोस्टली इन रूरल एरियाज ऑफ द कंट्री एंड द मेन कंसंट्रेशन इज ऑब्जर्व्ड अलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्ट अराउंड गोवा, केरला, ऑल्सो इन द हिल्स स्टेट ऑफ मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, छोटा नागपुर एरिया एंड हिल्स ऑफ मणिपुर। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं 6
इनकी बात करें तो आर मोस्टली कंसंट्रेटेड रिलेटिवली स्मॉल एरिया ऑफ द कंट्री, पर्टिकुलरली इन द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड दिल्ली। 6 की बात हो रही है। जैन एंड बुद्धिस्ट की बात करें तो स्मॉलेस्ट रिलीजियस ग्रुप इन इंडिया हैव देयर कंसंट्रेशन ओनली इन सेलेक्टेड एरियाज ऑफ द कंट्री। जैन हैव द मेजर कंसंट्रेशन इन द अर्बन एरिया ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र। बुद्धिस्ट की बात करें मोस्टली इन महाराष्ट्र। एंड अदर रिलीजन इन इंडिया इंक्लूड जोरोस्ट्रियन, ट्राइबल एंड अदर इंडिजिनियस फेथ्स एंड बिलीव्स। ठीक है, तो ज़्यादा क्या देखा हमने, हिंदू और मुस्लिम्स हमने देख लिया, JNK, केरला और इन सब में, और पंजाब 6 को देख लिया, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के अराउंड। जैन हमने देख लिया राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। बुद्धिस्ट हमने देख लिया मोस्टली इन महाराष्ट्र। ठीक है, क्रिश्चियन मोस्टली इन रूरल एरियाज़। फिर आगे बढ़ते हैं, कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। ठीक है, वर्किंग पॉपुलेशन की अब बात करें तो द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू देयर इकोनॉमिक स्टेटस इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, मेनली मेन वर्कर, मार्जिनल वर्कर एंड नॉन वर्कर। तो द प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर बोथ मेन एंड मार्जिनल को कंबाइन करके चले तो इज़ ओनली 39.8%, लीविंग अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ अबाउट 60% एज नॉन वर्कर। ठीक है, जिसमें अबाउट 40% जो है वो मेन एंड मार्जिनल हैं, बाकी नॉन वर्कर की जो पॉपुलेशन है नॉन वर्कर्स की वो है 60%। ठीक है, स्टेट्स विथ हायर परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इसमें है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर एंड मेघालय। एंड अमॉन्ग द यूटीज दादर एंड नगर हवेली, दमन दीव हैव हायर पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है, अबाउट 54.6% ऑफ टोटल वर्किंग पॉपुलेशन आर कल्टिवेटर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबरर्स, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो है कृषि प्रधान, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कल्टिवेटर एंड एग्रीकल्चरल लेबर सबसे ज़्यादा होंगे। फिर ओनली 3.8% ऑफ वर्कर आर इंगेज इन हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, 41.6% आर अदर वर्कर इंक्लूडिंग नॉन हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, ट्रेड, कॉमर्स, कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर एंड अदर सर्विसेज। फिर मेल वर्कर्स आउट नंबर फीमेल वर्कर आल इन 3 सेक्टर्स। फिर है द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स इज रिलेटिवली हाई इन प्राइमरी सेक्टर, थ्रो इन रिसेंट ईयर देयर हैज सम इम्प्रूवमेंट इन वर्क पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, तो ये हमने देख लिया आपका वर्किंग पॉपुलेशन। अब देख लेते हैं ऑक्यूपेशन ट्रेंड। ठीक है, तो द प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया हैज़ सोन अ डिक्लाइन ओवर अ लास्ट फ्यू डिकेड्स। 58.2% रहा है 2001, 54.6% रहा है 2011, तो एक डिक्लाइन रहा है। फिर कॉन्सिक्वेंटली अ पार्टिसिपेशन रेट इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर हैज़ रजिस्टर्ड एन इंक्रीज। सेक्टोरल शिफ्ट की बात करें, देयर इज अ शिफ्ट ऑफ डिपेंडेंस ऑफ वर्कर फ्रॉम फार्म बेस्ड ऑक्यूपेशन टू नॉन फार्म बेस्ड वंस। ठीक है, स्पेशल वेरिएशन ऑफ वर्क पार्टिसिपेशन रेट, हाईली अर्बनाइज्ड एरियाज लाइक दिल्ली, चंडीगढ़, पांडिचेरी हैव द वेरी लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर बीइंग एंगेज्ड इन अदर सर्विसेज। फिर दिस इंडिकेट्स अ लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन रिक्वायर्स मोर वर्कर इन नॉन फार्म सेक्टर्स। फिर इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, पॉपुलेशन डबलिंग टाइम है, इट इज़ द टाइम टेकन बाय एनी पॉपुलेशन टू डबल इटसेल्फ एट इट्स करंट एनुअल ग्रोथ रेट। पॉपुलेशन डेटा की बात करें तो इंडिया में जो ये डेटा है पॉपुलेशन डेटा वो सेंसस के थ्रू हर 10 साल पे लिया जाता है। एंड द फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड इन 1872 बट इट्स फर्स्ट कंप्लीट सेंसस वाज कंडक्टेड ओनली इन 1881। मेन वर्कर इज अ पर्सन हु वर्क फॉर एट लीस्ट 183 डेज और 6 मंथ इन अ ईयर। जो मेन वर्कर होता है वो एक साल में लगभग 6 महीने या फिर 183 डेज काम करता है। और मार्जिनल वर्कर क्या होता है, हु वर्क लेस देन 183, जो 6 महीने से कम काम करता है वो होता है मार्जिनल वर्कर। और हमने क्या देखा था कि इंडिया में ये जो मेन है और मार्जिनल हैं इन दोनों को मिला करके 40% वर्कर्स हैं और बाकी जो नॉन वर्कर्स हैं वो हैं 60%। ठीक है, और ज़्यादातर हैं वो कल्टिवेटर्स एंड फार्मर्स। फिर देख लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर्स वाले। ठीक है, तो अवेयरनेस ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल रिसेंटली अ प्राइवेट मेंबर्स बिल टू रिस्ट्रिक्ट इंडियाज पॉपुलेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा बाय 2 भारतीय जनता पार्टी लॉ मेकर्स रवि किशन एंड निशिकांत दुबे। The bill makes the case that growth population is the main factor showing India's rate of progress slowing, ठीक है, and that population control is urgently required। इन्होंने वही शो किया कि पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है, दैट्स वाई जो इंडिया की प्रोग्रेस है वो थोड़ा स्लो डाउन हो रही है, क्योंकि उतना हमारे पास फैसिलिटी, उतनी ढेर सारी चीज़ें नहीं है जो मतलब जिनसे पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से ग्रोथ जो है वो कम हो रही है। फिर आगे इन्होंने फिर है इंडिया
to cross China's population in coming year. ठीक है, मनीष सबरवाल एंड आशीष धवन, co-founders of Ashoka University, discuss the strategy going forward as India's population on track exceed China's in the next year via an article published in Indian Express. They argued that long-term gains, human capital, formal jobs should be focused on rather than fiscal or monetary policy exercises. ठीक है, तो ये आया। फिर अगला कॉन्सेप्ट है डीपॉपुलेशन। डीपॉपुलेशन क्या है? चाइनाज पॉपुलेशन हैज़ बिगन टू डिक्लाइन वाइल इंडियाज पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो फॉर अनदर 40 years. According to current United Nations estimates, India's population will begin to decline only in 2063, by which time it will be just shy of 1.7 billion. ठीक है, and the world population is expected to grow until 2086. ठीक है, फिर आगे दिया है मेजर्स टू इफेक्टिवली मैनेज इंक्रीज इन एज ऑफ मैरिज। ठीक है, एजुकेशन डिसेमिनेशन, एडॉप्शन, इंक्रीज इन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, पॉपुलेशन जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है। देखते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। इसमें है जननी सुरक्षा योजना, द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, प्रधान स्वास्थ्य मंत्री सुरक्षा योजना एंड नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी NPP 2000। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया अपना कंप्लीट पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन हो गया कंप्लीट। ये आपका 2 जुलाई का जो EPFO का एग्जाम है इसके लिए है इंपॉर्टेंट। अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा डेवलपमेंट, ठीक है, एंड ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहले है व्हाट इज़ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस दैट अकाउंट्स फॉर जनरेटिंग आइडियाज़, एस्पायरेशंस, ड्रीम्स अबाउट वेरियस गोल्स एंड लेइंग डाउन द मेथड्स टू रियलाइज देम। तो ये क्या होता है? एक प्रकार का आइडिया होता है, एस्पायरेशन होता है, एक प्रकार का सपना होता है जिसमें जो कि एक गोल ओरिएंटेड होता है। ठीक है, कोई ऐसा आइडिया जिसमें एक गोल फिक्स हो, ठीक है, वो डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंटल गोल्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड नेशन टू नेशन। जैसी रिक्वायरमेंट वैसा गोल होगा, पर्सन टू पर्सन बदल सकता है, नेशन टू नेशन बदल सकता है। एट टाइम्स डेवलपमेंट गोल्स ऑफ पीपल मे इवन बी कॉन्फ्लिक्टिंग। For example, industrialists may want more dams to get electricity, but for the tribal population it may mean destruction of their inhabited lands. बिल्कुल सही बात है। जो डेवलपमेंट होता है अलग अलग सेक्टर के लिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। ठीक है, जैसे आप देख लीजिए कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो क्या चाहेंगे कि डैम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, डैम ज़्यादा से ज़्यादा हो, इलेक्ट्रिक सप्लाई ज़्यादा होगी। ठीक है, पानी का और यूज़ कर सकते हैं कई तरीके से। लेकिन जो ट्राइबल कम्युनिटी है या फिर इन्वायरमेंटलिस्ट जो हैं, उनके लिए क्या है कि ये डिस्ट्रक्शन ऑफ दियर इनहेबिटेड लैंड्स होगा। ठीक है, ये इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा डैम बनाना। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें देखें नेशनल डेवलपमेंट, a positive change in growth resulting in the creation of tangible and intangible asset for nation is called nation development. इसके पैरामीटर देख लीजिए, कंपैरिजन का क्या पैरामीटर है। ठीक है, डेवलपमेंट गोल्स के तो पहला तो है इनकम एट्रीब्यूट्स। कंट्रीज विद हायर इनकम आर कंसिडर्ड मोर डेवलप्ड दैन द अदर विद लेस इनकम। ठीक है, तो इनकम के तौर पे अगर देखा जाए तो जिन कंट्रीज़ के पास हायर इनकम है वो ज़्यादा डेवलप्ड कहाएंगे रादर दैन द जिनके पास कम इनकम है। पर कैपिटा इनकम की बात करें, सिंस कंट्रीज़ हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, ठीक है, कंट्रास्टिंग टोटल इनकम वोंट लेस अस नो व्हाट एन एवरेज इंडिविजुअल इज प्रोन टू एक्वायर। ठीक है, hence they can compare countries based on their average income, that is the total income divided by the total population, and average income is often termed as per capita income. ठीक है, पर कैपिटा इनकम से भी कंपेयर कर सकते हैं। अदर क्राइटेरिया क्या है? अदर इंडिकेटर जैसे आपका लिटरेसी रेट हुआ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हुआ, अटेंडेंस रेशियो हो गया, आर इक्वली इंपॉर्टेंट टू एसेस द डेवलपमेंट ऑफ अ स्टेट कंसर्न। ठीक है, किसी इस स्टेट की लिटरेसी अगर वहाँ पे लिटरेट लोग ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि उनके आइडियाज़, ठीक है, ये सब अच्छे आइडियाज़ वो ज़्यादा जनरेट करेंगे, लिटरेसी ज़्यादा होगी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अगर हो, ठीक है, तो ये सब डेवलपमेंट से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल इन हरियाणा पर कैपिटा इनकम इज़ मोर देन दैट केरला, हाउएवर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन केरला इज़ बेटर देन दैट ऑफ हरियाणा। ठीक है, अब बात करते हैं, अगला है पब्लिक फैसिलिटी। ठीक है, इसमें है आपका इनकम इंडिविजुअली अनडाउटली नॉट अ गुड मार्क ऑफ मटेरियल लेबर एंड प्रोडक्ट्स दैट रेजिडेंट कैन यूटिलाइज, देयरफॉर द पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज लाइक अ क्लीन इन्वायरमेंट, स्कूल, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा आर क्रूशियल। फिर है फॉर एग्जाम्पल पीपल्स हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस इन सम स्टेट आर बेटर कॉज ऑफ वेल फंक्शनिंग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। चलिए देखते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
तो इसमें क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज अ सस्टेन्ड इम्प्रूवमेंट इन सोसाइटीज़ मटेरियल वेलबींग। ठीक है, सोसाइटी की जो मटेरियल वेलबींग है उसमें सस्टेन्ड इम्प्रूवमेंट, ये होता है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो फैक्टर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, उस पर प्रभाव डालते हैं, उसमें है इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट है, एजुकेशन है, इंक्रीज इन कैपिटल है। इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट की बात करें तो पीपल्स क्वालिटी ऑफ लाइफ इज इम्प्रूव थ्रू द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड द नेशंस इकोनॉमी विल ग्रो एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन एंड द ग्रेटर टेक्निकल एंड लिटरेसी प्रोफिशिएंसी विल लीड टू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू यूज वेरियस टाइप ऑफ इक्विपमेंट. This will raise labor productivity, which will lead to a country's economy developing as a result. और उसके बाद इंक्रीज इन कैपिटल की बात करें तो मोर प्रोडक्टिव आउटपुट एंड इकॉनमी विल लीड टू एन इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन विच विल हैव अ फेवरेबल इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है, अब अगला है आपका HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. इसकी बात करें अगर तो द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम दैट इज UNDP इंट्रोड्यूस्ड इन HDI in its first human development report HDR prepared under the महबूब उल हक. ठीक है, महबूब उल हक ये पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे in 1990. HDR 1990 has defined human development as the process of widening people's choices as well as raising the level of well-being achieved. Essential components of human development are equity, sustainability, productivity and empowerment. ये याद रखिएगा. ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट के इसेंशियल इक्विपमेंट में क्या है, इक्विटी है, सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए एंड एम्पावरमेंट होनी चाहिए. ठीक है, HDI मेजर्स द एवरेज अचीवमेंट इन द कंट्री इन 3 बेसिक डायमेंशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, दैट इज अ लॉन्ग हेल्दी लाइफ, एक्सेस टू द नॉलेज एंड अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ठीक है, ये 3 जो है बेसिक डायमेंशन है जिस पे HDI को मेजर करते हैं. HDI 2010 had adopted a new approach and HDI defined as geometric mean of normalized indices measuring achievement in each dimension. ठीक है, ये हमने देख लिया HDI के बारे में. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता क्या है, तो the process is continuing yet lives are being lost, livelihood and development undermined by natural or human induced disaster and crisis. This report for the first time in global HDR considered the vulnerability and resilience through a human development lens. तो हम लोग देखते हैं IHDI. ठीक है, IHDI मतलब इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. तो IHDI एडजस्ट द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो HDI है UNEP वाला फॉर द इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच डायमेंशन अक्रॉस द पॉपुलेशन. जो इसके तीनों डायमेंशन थे उसके अक्रॉस द पॉपुलेशन, द IHDI अकाउंट्स फॉर इनइक्वालिटीज इन HDI डायमेंशन बाय डिस्काउंटिंग ईच डायमेंशन एवरेज वैल्यू अकॉर्डिंग टू इट्स लेवल ऑफ इनइक्वालिटी. समझ में आया. तो जो HDI के जो बेसिक डायमेंशंस हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें इनइक्वालिटीज़ को काउंट करना. फिर है द IHDI इक्वल्स टू HDI व्हेन देयर इज़ नो इनइक्वालिटी अक्रॉस द पीपल. सही बात है, जब HDI के जो बेसिक डायमेंशंस हैं उसमें कोई इनइक्वालिटी ना हो तो उस समय पे HDI जो है IHDI के बराबर होगा. ठीक है, एंड in this case IHDI is equal level of human development accounting for its inequality, while the HDI can be viewed as an index of potential human development or the maximum level of HDI that could be achieved if there was no inequality, and the loss in potential human development due to the inequality is given by the difference between the HDI and IHDI and can expressed as percentage. ठीक है, जो लॉस इन पोटेंशियल ह्यूमन डेवलपमेंट है ये जो है ये IHDI और HDI का डिफरेंस होता है. ठीक, अब दूसरा है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स दैट इज GII. तो इसकी बात करें तो GII रिफ्लेक्ट द वीमेन डिसएडवांटेज इन 3 डायमेंशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट एंड द लेबर मार्केट फॉर एज मेनी कंट्रीज एट डेटा ऑफ द रीजनेबल क्वालिटी अलाउ. ठीक है,
तो ये है आपका GII, इसमें विमेंस डिसएडवांटेज को रिफ्लेक्ट करता है ये। एंड द इंडेक्स शोज द लॉस इन ह्यूमन डेवलपमेंट ड्यू टू द इनइक्वालिटी बिटवीन फीमेल एंड मेल एंड अचीवमेंट इन दीज डायमेंशन। इट रेंज फ्रॉम 0 विच इंडिकेट दैट वीमेन फेयर इज पुअरली एज पॉसिबल इन ऑल मेजर डायमेंशन। ठीक है, तो ये यही शो करता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट में जो लॉस है वो किसकी वजह से है, आपके मेल फीमेल इनइक्वालिटी की वजह से। ये है आपका जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। फिर तीसरा है GNH, मतलब ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। तो GNH वॉज डिजाइंड एज एन अटेम्प्ट टू डिफाइन एन इंडिकेटर दैट मेजर्स क्वालिटी ऑफ लाइफ और सोशल प्रोग्रेस इन अ मोर होलिस्टिक एंड साइकोलॉजिकल टर्म्स दैन द इकोनॉमिक इंडिकेटर ऑफ GDP. It is not measured directly but only by the factors which are believed to lead to it. ठीक है, ये है आपका GNH, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। आगे बढ़ते हैं MPI, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये क्या होता है? MPI इज एन इंडेक्स एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एंड it shows the number of the people who are multidimensionally poor, suffering from deprivation in 33% in weighted indicators, and the number of deprivation with which poor household typically contend. It reflects deprivation in very rudimentary services and core human functioning of people across the 104 countries. The index uses same 3 dimension as the HDI, such as इसमें health, education and standard of living. जो आपके HDI के इंडिकेटर हैं वही MPI के इंडिकेटर हैं, जिसमें है आपका health है, education है and standard of living है। ये सारी चीज़ें हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। अगला है आपका ग्रीन GDP। ग्रीन GDP का मतलब क्या है? ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये है ग्रीन GDP मोनेटाइजेज द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड द अकाउंट्स फॉर कॉस्ट कॉज्ड बाय द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो कॉस्ट वगैरह हो, जो नुकसान हो, और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है, ये आता है ग्रीन GDP के अंदर। ठीक है, सम इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट प्रिफर फिजिकल इंडिकेटर्स सच एज वेस्ट पर कैपिटा, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन पर ईयर विच मे बी एग्रीगेटेड टू इंडिसेस सच एज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, अब आता है आपका MDG। ठीक है, जैसे SDG वैसे MDG। ठीक है, यानी मिलेनियम सस्टेनेबल गोल्स। तो दीज MDGs आर बेस्ड ऑन द assumption दैट प्रोग्रेस दैट वर्ल्ड हैज़ मेड ओवर द पास्ट 20 years shows दैट दीज गोल्स आर अटेनेबल। ठीक है, फॉलोइंग 8 यहाँ पे 8 MDGs हैं, जिसमें इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, प्रमोट जेंडर इक्वेलिटी एंड एम्पावर वीमेन, reduce child mortality, improve maternal health, combat HIVs and AIDS, malaria and other disease, ensure environmental sustainability, develop a global partnership for development। ठीक है, तो ये हैं आपके MDGs, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जो हैं टोटल 8, और SDGs कितने हैं? ये हैं टोटल 17। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, ये इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? ठीक है, जो ये जो है ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ इज क्वांटिफिएबिलिटी or ability to quantify it in absolute terms. The development has not been possible anywhere in the world without a conscious public policy, and if economic growth is used to properly for development, it will be re-accelerate the growth and eventually bring a larger population into the development arena. Similarly, high growth with low development leads to a decline in growth. ठीक है, तो ये हमने सारी चीज़ें देख ली डेवलपमेंट के बारे में। MDGs के बारे में पढ़ लिया, बाकी ग्रीन GDP हो गया, MPI हुआ, HDI हुआ, GII हुआ, ये सारी हमने देख लिए। HDI IHDI में क्या डिफरेंस है ये हमने देख लिया, सारी चीज़ें देख ली। उसके बाद उससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था? ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, क्या फैक्टर उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये आपके जो पैरामीटर्स हैं डेवलपमेंट के, उसको हमने देख लिया और डेवलपमेंट के बारे में देख लिया। तो हमारा टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन इंक्लूड्स द इंटीग्रेशन ऑफ नेशंस इकोनॉमी विद दैट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, रिजल्टिंग इन फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, नॉलेज, ह्यूमन, बिजनेस एक्सेट्रा। ठीक है,
एंड द मॉडर्न एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू द एंड ऑफ कोल्ड वॉर एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन इन 1991. ग्लोबलाइजेशन इज द रिजल्ट ऑफ लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन पॉलिसीज. ग्लोबलाइजेशन है वो आपका लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन पॉलिसीज का ही रिजल्ट है. देखिए व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन इज व्यूड एज द प्रोसेस दैट डिफाइंस द ग्रोविंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ वर्ल्ड्स इकॉनमीज़. ठीक है, वर्ल्ड की इकॉनमी जो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होती हैं उसी को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन. ऐसे हम ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन कर सकते हैं. एंड द टर्म ऑल्सो यूज टू प्रिफर टू इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन विच इज़ द प्रोसेस ऑफ अलाइंग रीजनल इकोनॉमीज विद ग्लोबल इकोनॉमीज थ्रू ट्रेड, FDI, कैपिटल फ्लो, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड द लार्ज स्केल माइग्रेशन. ठीक है, फिर है ये कैसे कनेक्ट कर सकती हैं इकॉनमी जो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं, ये एक दूसरे की इकॉनमी से कैसे कनेक्ट कर सकती हैं. तो ट्रेड के थ्रू, FDI के थ्रू, कैपिटल फ्लो हुआ, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुआ, या फिर लार्ज स्केल अगर माइग्रेशन है उससे भी इकॉनमी एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं. ठीक है, ओनली आफ्टर द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन 1991 डिड द इंडियन इकॉनमी ट्रूली एक्सपीरियंस द फ्रीडम ऑफ ट्रेड. ये देखिए LPG, ठीक है, ये कनेक्टेड हैं तीनों एक दूसरे से. ये ग्लोबलाइजेशन जो है ये इन्हीं दोनों का रिजल्ट है, इन्हीं दोनों पॉलिसीज़ का. इट रिफर्स टू द फ्री मूवमेंट्स ऑफ गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर विद सम कंट्रोल्स. ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का अब हम लोग बेनिफिट देखते हैं. इसका बेनिफिट क्या क्या है. पहले तो है इंक्रीज इन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन. बिल्कुल सही बात है, जब इकॉनमी एक दूसरे से कनेक्ट करेंगी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बढ़ेगा. पार्टिसिपेशन ऑफ बिग इंडियन मल्टीनेशनल इन द वर्ल्ड ट्रेड एक्टिविटीज़. बिल्कुल सही बात है. इट कैन लीड द ग्रेटर इन्वेस्टमेंट, न्यू जॉब, बेटर पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल कंपनीज सप्लाइंग रॉ मटेरियल एक्सेट्रा. एन इंक्रीज इन एक्सपोर्ट मेक ट्रेडिंग टू द मोर फेवरेबल. An increase in technological development, trade volume will ultimately increase the world's GDP. सही बात है. फिर अगला देखते हैं एक्सटेंशन ऑफ मॉडर्न एमिनिटीज टू मोस्ट वल्नरेबल एंड रिमोट सेक्शन ऑफ सोसाइटी. फॉर एग्जाम्पल प्रोवाइडिंग इंटरनेट फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर टू रिमोटेस्ट रूरल एरियाज इन द कंट्री. फिर है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूअर एवेन्यूज सच एज कंट्रास्ट फार्मिंग एक्सेट्रा. Globalization has increased competition in various sectors of economy, resulting in higher domestic industry productivity, partially true in our country. फिर है globalization has improved product quality while lowering prices. फिर है consumers now have more options thanks to globalization. ठीक है, consumers के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन होंगे. फिर आगे बढ़ते हैं. Because of increase in income opportunities for a larger segment of society, standard of living has risen in the globalization era. ठीक है, globalization has resulted a massive expansion of IT industry. Local business that supply raw material to large industries have benefited from globalization. It has resulted in expansion of Indian industries from local to global, with some of them becoming large MNCs. ठीक है, ये तो हमने देख लिया ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा. अब देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन. फॉन्ट थोड़ा छोटा है. लिमिटेशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो इंक्रीज इन द ट्रेड डेफिसिट, वाइडनिंग द गैप बिटवीन द डेवलप्ड एंड नॉट सो डेवलप्ड इकॉनमीज़. ठीक है, इसमें यही है कि जो डेवलप्ड इकॉनमीज़ हैं वो और ज़्यादा डेवलप करती जाएंगी. ठीक है, और ये जो नॉट उतना जो डेवलप्ड नहीं है उन इसकी वजह से क्या होगा कि जो गैप है डेवलप्ड एंड नॉन डेवलप्ड के बीच में वो बढ़ेगा. फिर ड्यू टू द इंटरलिंकिंग ऑफ इकॉनमीज द फाइनेंशियल क्राइसिस ऑल्सो ट्रांसफर एज सीन ड्यूरिंग द क्राइसिस ऑफ कोविड-19 टाइम्स एंड 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस. ठीक है, जब पूरा वर्ल्ड वाइड इकॉनमी एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगी तो अगर इकोनॉमिक क्राइसिस आता है तो दूसरी इकॉनमी भी उससे प्रभावित होगी, उस पर फ़र्क पड़ेगा. ठीक है, एंड newer forms of colonialism are called neo-colonialism under the garb of globalization, and the international forms have greater political influence all over the world that widening the economic inequalities. political influence की वजह से भी economic inequalities है. फिर economic development at the cost of environment protection, especially in the resource rich poor nations. ठीक है, फिर है replacement of traditional service providers. For example, old restaurant parathas and lassi are replaced by McD's. ठीक है, चाइनीज़ रेस्टोरेंट एक्सेट्रा. फिर है
आगे बात करें, ग्लोबलाइजेशन हैज़ इंक्रीज्ड इन डिस्पैरिटी बिटवीन रूरल एंड अर्बन इंडिया, जॉबलेसनेस एज वेल एज द ग्रोथ ऑफ स्लम कैपिटल्स एंड द थ्रेट ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़, ठीक है, एंड द वेल्दी सेक्शन ऑफ अर्बन एरिया बेनिफिटेड द मोस्ट। फिर है ग्लोबलाइजेशन हाइटेंड द कंपटीशन इन द इंडियन मार्केट बिटवीन द फॉरेन एंड डोमेस्टिक फर्म्स, ठीक है, इससे क्या हुआ कि फॉरेन और डोमेस्टिक फर्म के बीच में कंपटीशन भी बढ़ गया। फिर है ड्यू टू द ग्लोबल कंपटीशन ऑल स्मॉल प्रोड्यूसर हैव बीन डिसिमेटेड एंड सेवरल इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग द प्रोडक्शन ऑफ बैटरीज, प्लास्टिक टॉयज, टायर्स, MSMEs वेर क्लोज डाउन एंड रिजल्टिंग द जॉब लॉसेस। फिर बिकॉज ऑफ कंपटीशन अनसर्टेनिटी मोर जॉब्स आर बीइंग क्रिएटेड ऑन अ फ्लेक्सिबल एंड टेम्पररी बेसिस, ठीक है, ये कंपटीशन और अनसर्टेनिटी की वजह से ऐसी जॉब ज़्यादा वो होने लगी जो कि फ्लेक्सिबल हो या फिर टेम्पररी हो, ठीक है। फिर द इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सफर्ड एज अ होल बट द सर्विस सेक्टर बेनिफिटेड। फिर है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वेयर ऑल्सो हार्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सब्सिडीज प्रोवाइडेड टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज इन सम कंट्रीज। फिर आगे बढ़ते हैं, reform-led growth has not created enough jobs, while growth has been substantial. Employment generation has not been commensurate with growth. फिर public investment in agriculture, particularly in infrastructure such as irrigation, power, roads, market linkage, R&D, research and development was reduced during the reform period, and this was most significant disadvantage of economic reforms. फिर certain MSMEs were completely eliminated as a result of global competition. Toys are classic example, ठीक है। फिर है the power sector reform that resulted in a significant increase in power tariffs which impacted a certain segment of society. For example, a society of Sirsila's power looms. फिर है suicide of Sirsila's power loom. फिर है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैव बीन नेगेटिवली इम्पैक्टेड लीडिंग टू एन इंक्रीज इन अ कॉटन फार्मर सुसाइड्स इन डेक्कन रीजन ऑफ द कंट्री, ठीक है, जो स्मॉल फार्मर थे उन लोग को ज़्यादा नुकसान हुआ ग्लोबलाइजेशन की वजह से। फिर लास्ट में है द इंडस्ट्री सेक्टर सफर्ड एज वेल बिकॉज इंडियन मेड गुड्स वेर नॉट ऑफ वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, चीपर imports replaced the demand of domestic goods, and due to the globalization only a few sector of attracted investment, infrastructure across the country remained deficient. फिर इसके बाद ये देखिए, ओवरऑल देर इज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट एंड वेलफेयर स्पेंडिंग एज अ रिजल्ट ऑफ टैरिफ रिडक्शन एंड प्रेशर फ्रॉम मल्टीलैटरल लीडिंग इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, ये है आपका ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट। फिर है हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट। इंडिया पे पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या रहा है, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट बाय MNCs इन इंडिया दैट लेड टू द प्रॉस्पेरस ग्रोथ ऑफ लोकल सप्लायर कंपनीज इन इंडिया, ठीक है, एंड इंक्रीज कंपटीशन बेनिफिट्स इन इंडियन कंपनीज बाय इंड्यूसिंग हायर क्वालिटी ऑफ गुड्स। फिर क्रिएशन ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर डोमेस्टिक सर्विस सेक्टर कंपनीज इन न्यूअर सर्विसिंग फील्ड लाइक अकाउंटिंग, डेटा एंट्री, इंजीनियरिंग एक्सेट्रा, ठीक है, and some own companies have themselves prospered into MNCs, for example टाटा हुआ, इन्फोसिस है, एशियन पेंट्स एक्सेट्रा। और निगेटिव इम्पैक्ट की अगर बात करें तो निगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा है, स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स इंडस्ट्रीज सच एज डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फॉर टॉयज, टायर्स, वेजिटेबल ऑयल्स आर अनेबल टू compete with large MNCs leading to their shutdown. फिर फ्लेक्सिबल एम्प्लॉयमेंट कल्चर ड्यू टू द इंक्रीजिंग कंपटीशन फॉर जॉब्स लीडिंग द अनसिक्योर्ड जॉब्स, ठीक है, ये है इसका नेगेटिव इम्पैक्ट। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो नॉट एवरीवन हैज़ बेनिफिटेड फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन इक्वली, पीपल विद द एजुकेशन एंड स्किल हैव मेड द मोस्ट आउट ऑफ इट while leaving many out. फिर this highlights the need for a fair globalization process. This can be attained through following methods. पहला तो है by using government policies, for example strong implementation of labor laws, protection to small manufacturing unit etc. उसके बाद है cases of unfair use of process can be vocalized through platform of World Trade Organization. फिर है people can play a major role by being vocal about their concern, including favorable policy at both domestic and international level, ठीक है, ये तो आपका स्ट्रगल हो गया फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए। अब अगला टॉपिक है हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इम्पॉर्टेंट है।
हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात ज़रूर होगी। इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हुज एम इज़ टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड को और लिबरल बनाना ये इसका काम है। स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, इट इस्टेब्लिशेस रूल्स रिगार्डिंग द इंटरनेशनल ट्रेड। दो it is supposed to get international trade liberalized, however many developed countries have unfairly retained trade barriers. On the other hand, WTO has forced developing countries to remove all trade barriers. For example, farmers in USA are receiving massive sums of money from the US government to produce and export agricultural produce to other countries, due to which they can sell their product at the abnormally low prices in other countries, adversely impacting the farmer in these destination countries. तो ये हमने देख लिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो दोस्तों अब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है APFC के लिए आपका पॉपुलेशन डेवलपमेंट और ग्लोबलाइजेशन वाला टॉपिक। ठीक है, तो ऐसे ही बने रहिए, आपका कंप्लीट APFC EPFO का एग्ज़ाम से पहले सारा वीडियो कंप्लीट करा दिया जाएगा। ऐसे ही सपोर्ट अपना करते रहिए। थैंक यू सो मच।